हेलो फ्रेंड्स, जीडी अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज हम करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 56(1) एनी इनकम विच नॉट टैक्सेबल अंडर सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन और कैपिटल गेन शैल बी चार्जेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मीन्स जो ये चार हेड्स में ना आए तो वो लास्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। मीन्स जो चीज़ सैलरी में ना आए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ना हो, पीजीबीपी ना हो, कैपिटल गेन ना हो, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये इनकम आती हैं। इसके बाद सेक्शन 56(2) ये क्या बताता है, इनकम टैक्सेबल होता है अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये सारे आइटम्स जो होते हैं ये इनकम सारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होंगी। ये सारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएंगी। फर्स्ट, डिविडेंड इनकम, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, पजल्स, कार्ड गेम की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एनी सम रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय टुवर्ड कंट्रीब्यूशन फॉर एनी स्टाफ वेलफेयर, किसी भी स्टाफ वेलफेयर फंड के लिए कोई भी अमाउंट सम एम्प्लॉय से कंट्रीब्यूशन करवाना। मीन्स कोई भी एम्प्लॉय से अमाउंट कंट्रीब्यूशन के तौर पे मिलना, कंट्रीब्यूशन मिलना किसके लिए, स्टाफ वेलफेयर के लिए, स्टाफ वेलफेयर फंड के लिए। मीन्स कोई भी अमाउंट, कोई भी सम रिसीव होना एम्प्लॉय से कोई भी समय रिसीव होना टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन फॉर एनी स्टाफ वेलफेयर फंड, किसके टुवर्ड्स, स्टाफ वेलफेयर फंड के टुवर्ड्स। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तभी आएंगी इफ इट इज़ नॉट चार्जेबल अंडर पीजीबीपी। अगर ये सम प्रॉफिट गेन और बिजनेस प्रोफेशन में चार्जेबल नहीं होती हैं तो ये इनकम कहाँ जाएंगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। जैसे पीएफ या ईएसआई का अमाउंट, ये अगर पीजीबीपी में चार्जेबल नहीं होती है तो ये इनकम चली जाएंगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ इफ़ इट इज़ नॉट चार्जेबल अंडर पीजीबीपी। इंटरेस्ट, सिक्योरिटी पे जो भी इंटरेस्ट मिलती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तभी जाएंगी अगर वो प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में वो चार्जेबल ना हो। मीन्स किसी का बिजनेस होना, किसी का सिक्योरिटी का ही बिजनेस होना, तो उसकी इनकम कहाँ जाएगी, प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के केस में। लेकिन अगर किसी का बिजनेस ना हो और उसे इंटरेस्ट मिल रहा हो तो उसका इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। इसके अलावा रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ प्लांट मशीनरी और फर्नीचर विथ और विदाउट बिल्डिंग इफ़ नॉट चार्जेबल अंडर पीजीबीपी। सेम चीज़ें, अगर जिसका बिजनेस हो रेंट पे लगाना, लेटिंग आउट करना प्लांट मशीनरी को, फर्नीचर को, जिसका बिजनेस है फिर वो इनकम पीजीबीपी में, प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में। अदरवाइज जिसका बिजनेस ना हो और उसे रेंट मिल रहा हो लेटिंग आउट से, किस चीज़ का, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर का, तो उसके लिए रेंटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। इसके अलावा एनी सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई भी सम रिसीव होना अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। मीन्स कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर कोई भी अमाउंट, कोई भी सम रिसीव होना, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तभी जाएगा अगर वो पीजीबीपी या सैलरी में चार्जेबल ना हो। मीन्स अगर वो सैलरी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन में मिल रहा हो तो ये इनकम सैलरी में जाती है। अगर पीजीबीपी इनकम मीन्स प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में ये इनकम नहीं आती है। ये दोनों केसेस में अगर नहीं जाती है, पीजीबीपी केस में या सैलरी के केस में, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चली जाएंगी। जो भी ये सम रिसीव होता है अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तभी जाएंगी अगर वो चार्जेबल पीजीबीपी ना हो, बिजनेस में ना हो, बिजनेस प्रोफेशन में चार्जेबल ना हो और सैलरी में चार्जेबल ना हो, तभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाती हैं ये इनकम। इसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। कंपलसरी एक्विजिशन, कैपिटल एसेट्स का कंपलसरी एक्विजिशन पे जो भी, उसके कंपनसेशन पे जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है। इसके अलावा गिफ्ट, अदर इनकम टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके अलावा
ये सारे जितने भी अदर इनकम हैं वो सारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती हैं। ये आइटम है अमाउंट रिसीव्ड अंडर फैमिली पेंशन, कोई भी अमाउंट रिसीव होना फैमिली पेंशन के अंडर, मीन फैमिली पेंशन से कोई भी अमाउंट रिसीव होना, या फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट या लोन गिवन, आपने जो लोन दिया है किसी को या बैंक डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट मिला, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इनकम जाएगी। इनकम इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, जो इनकम टैक्स का जो रिफंड होता है उस पर इंटरेस्ट आपको मिलता है, वो इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इनकम जाएगी। इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, यह भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सबलेट बोलते हैं, आपने रेंट पे लिया फिर उसे दोबारा आपने किसी को रेंट पे लगा दिया, उसे सब लेटिंग बोलते हैं। तो उससे सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम होती है यह भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएंगी। रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी से जो इनकम हुआ आपका यह भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये इनकम जाती है। एग्रीकल्चर इनकम, जो ऐसी एग्रीकल्चर इनकम जो टैक्सेबल होती हैं वो एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएंगी। डायरेक्टर सिटिंग फ़ी, डायरेक्टर उसकी जो सिटिंग फ़ी होती है, डायरेक्टर्स की जो सिटिंग फ़ी होती है, डायरेक्टर्स की सिटिंग फ़ी, क्योंकि ये एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता इसलिए सैलरी में ये इनकम नहीं जाती है, ये इनकम इसके लिए डायरेक्टर सिटिंग फ़ी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएंगी। इसके अलावा सैलरी ऑफ MP, MLA, MLC, इन लोगों की सैलरी में नहीं जाएगी, इसलिए कि ये MP या MLA, MLC इनका रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का नहीं होता, इसलिए ये सैलरी में इनकम तभी जाएगी अगर यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप हो। यहाँ पे MP, MLA, MLC में कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप नहीं होता, इसलिए MP, MLA, MLC की सैलरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाती हैं। एक आपको नोट ये ध्यान रखना होगा, अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंसर्न ने किया हो, अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंसर्न ने किया हो एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस ऑफ बैंकिंग कंसर्न ने इन्वेस्टमेंट किया, उसका इन्वेस्टमेंट करना बिजनेस है, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट पे, बैंकिंग कंपनी को इन्वेस्टमेंट पे जो भी इनकम होगा, उस इन्वेस्टमेंट पे जो भी इनकम होगा बैंकिंग के लिए क्या होगा, इनकम फ्रॉम PGBP, ना कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मीन्स ये कि बैंकिंग कंपनी के इन्वेस्टमेंट जो भी इंटरेस्ट होगा उसके इनकम प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में इनकम जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का इनकम बैंकिंग के लिए नहीं होगा। ये नोट्स आपको ध्यान रखना है आपको। इसके बाद गिफ्ट मिलना, एनी गिफ्ट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉई फ्रॉम एम्प्लॉयर ड्यू टू एम्प्लॉयर रिलेशनशिप ऑलवेज टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर जो भी एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को गिफ्ट मिला ये इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है और एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को गिफ्ट मिल रहा है, ये ऑलवेज टैक्सेबल होगा इनकम अंडर हेड सैलरी। इवन इफ रिसीव्ड ऑन मैरिज, अगर ये एम्प्लॉय अगर मैरिज पे भी गिफ्ट रिसीव करता है तब भी उसे इनकम फ्रॉम सैलरी में ही टैक्सेबल होगा। अगर कोई बेनिफिट या गिफ्ट परक्यूजिट एराइज हो रहा हो किसकी वजह से, ड्यू टू बिजनेस प्रोफेशन की वजह से, तो ये हमेशा ऑलवेज टैक्सेबल होगा PGBP में, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा। अगर कोई भी बेनिफिट गिफ्ट परक्यूजिट अराइज हो रहा हो किसकी वजह से, बिजनेस और प्रोफेशन की वजह से, तो ये हमेशा टैक्सेबल होगा PGBP, मीन्स प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा। इसके अलावा अदर गिफ्ट जो होंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, अदर गिफ्ट जो होंगे इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद देखते हैं एनी गिफ्ट एसेट अक्वायर्ड फॉर लो कंसिडरेशन बाय एनी पर्सन, किसी पर्सन के द्वारा गिफ्ट या एसेट्स अक्वायर्ड करना, किस लिए, लो कंसिडरेशन में। लो कंसिडरेशन मीन्स जितने का एसेट्स है उतना कंसिडरेशन ना मिलना या कम देना, कम मिलना। लो कंसिडरेशन में गिफ्ट या एसेट अक्वायर करना किसी भी पर्सन के द्वारा, तो यहाँ पे एक सेक्शन होता है सेक्शन 56(2)(10), सेक्शन 56(2)(10) एप्लीकेबल हो जाएगा।
ये 56(2)(10 जो है सेक्शन 56(2)(10 एप्लीकेबल हुआ है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 से। अब इस केस में क्या है, दो चीज़ें, कोई भी गिफ्ट एसेट अक्वायर्ड होना लो कंसिडरेशन में एनी पर्सन के द्वारा, तो इसमें दो चीज़ें ये हैं, एक तो MRIDHUTLAITC, एक तो ये चीज़ें कवर होती हैं, इसका फुल फॉर्म मैं बताता हूँ अभी, और दूसरा है अदरवाइज। अगर इन केस में रिसीव किया तो क्या होगा, और अदरवाइज रिसीव किया गिफ्ट या एसेट लो कंसिडरेशन में तो क्या होगा। इसमें क्या है, इस केस में MRIDHUTLAITC के केस में अगर आप गिफ्ट या एसेट एक्वायर करते हो लो कंसिडरेशन में, तो यहाँ पे सेक्शन 56(2)(10 एप्लीकेबल नहीं होता है। सेक्शन 56(2)(10 नॉट एप्लीकेबल, और जब एप्लीकेबल नहीं होगा 56(2)(10 तो ये टैक्सेबल भी नहीं होगा। लेकिन अदरवाइज के केस में अलग चीज़ें हैं, वो नेक्स्ट इसके बाद हम बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले अब देखते हैं अदरवाइज, इसे हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं अदरवाइज। अदरवाइज में क्या है, अदरवाइज में आपको तीन चीज़ें, एक तो मनी विदाउट कंसिडरेशन, मनी मिलना गिफ्ट में, मनी विदाउट कंसिडरेशन, मनी मिलना गिफ्ट के तौर पे, या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी मिलना। मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स इसमें क्या क्या आइटम आएंगे मूवेबल प्रॉपर्टी में, इसके अलावा मूवेबल प्रॉपर्टी में इसमें SSJD PSAOB ये इतने आइटम आते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी में, ये मैं भी बताऊंगा इसके बाद। पहले मैं डायरेक्टली ये बता दूं आपको कि अदरवाइज में कौन कौन से आइटम आएंगे। एक तो मनी विदाउट कंसिडरेशन, एक मूवेबल प्रॉपर्टी, और इसके बाद है एक है इमूवेबल प्रॉपर्टी, मीन्स जैसे एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग या बोथ। ये तीन चीज़ें जो हैं अदरवाइज में आएंगी। तो अदरवाइज पहले देखते हैं। अदरवाइज में सबसे पहला है मनी। अगर मनी विदाउट कंसिडरेशन, मनी गिफ्ट में मिलता है आपको, इस केस में मनी गिफ्ट में मिलता है, तो अगर मनी का एग्रीगेट, मनी जो है एग्रीगेट मनी वैल्यू जो है ग्रेटर 50,000 होता हो, तो इस केस में होल ऑफ द मनी शैल बी टैक्सेबल। होल ऑफ द मनी टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इसके अलावा क्या है, अगर मनी एग्रीगेट मनी जो है गिफ्ट मिला है, एग्रीगेट मनी जो है ग्रेटर 50,000 है, तो ये टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल हो जाएगा ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इसके अलावा यहाँ पे है मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी में ये स्पेसिफिक आइटम है, बस ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर आपको विदाउट कंसिडरेशन कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है और उसका एग्रीगेट एफएमवी एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ग्रेटर 50,000 है, तो उस केस में इंटायर फेयर मार्केट वैल्यू जो है टैक्सेबल हो जाएगा। इंटायर फेयर मार्केट वैल्यू टैक्सेबल होगा। क्यों? अगर ये मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन या उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ग्रेटर 50,000 है, विदाउट कंसिडरेशन मिल रहा हो और उसका एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ग्रेटर 50,000 है, तो इस केस में इंटायर फेयर मार्केट वैल्यू टैक्सेबल होगा। हमेशा ध्यान रखना होगा, विदाउट कंसिडरेशन मिल रहा हो मूवेबल प्रॉपर्टी और फेयर मार्केट वैल्यू ग्रेटर 50,000 है, तो ये इंटायर फेयर मार्केट वैल्यू टैक्सेबल, पूरा फेयर मार्केट वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इसके अलावा अगर मूवेबल प्रॉपर्टी जो है ये विदाउट कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मिल रहा है। यहाँ विदाउट कंसिडरेशन से पहले देखा, अब है इनएडिक्वेट, मीन्स कुछ ना कुछ मिला है लेकिन एडिक्वेट नहीं है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है। और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन एग्रीगेट इनएडिक्वेट कंसिडरेशन जो है फेयर मार्केट वैल्यू माइनस जो कंसिडरेशन मिला है, उन दोनों का डिफरेंस जो है, मीन जितना फेयर मार्केट वैल्यू है, जितना फेयर मार्केट वैल्यू उस मूवेबल प्रॉपर्टी का है माइनस जितना कंसिडरेशन रिसीव किया है, ये इन दोनों को लेस करने में जो एग्रीगेट वैल्यू आ रहा है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, वो अगर 50,000 से ज़्यादा है, डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा है, तो ये डिफरेंस होगा फेयर मार्केट वैल्यू और कंसिडरेशन का, ये टैक्सेबल होगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इसके अलावा लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आइटम आएंगे, क्या क्या प्रॉपर्टी आती हैं, ये इससे पहले मैं बता दूं, उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे।
तो मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें होती हैं अब देखते हैं एक बार। मूवेबल प्रॉपर्टी में एक तो शेयर एंड सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर्स, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट और बुलियंस, ये आर्ट जो होते हैं, आर्ट इसमें होते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी में। इन प्रॉपर्टी की बात हो रही थी। इसके अलावा तो हमने देख लिया मूवेबल प्रॉपर्टी, और इसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर लैंड, बिल्डिंग या बोथ, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन अगर आपको मिली हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन मिली हो, तो इस केस में मीन्स आपने कुछ भी कंसिडरेशन पे नहीं किया है, विदाउट कंसिडरेशन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली हो और उस प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ग्रेटर 50,000, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा की हो, तो उस केस में इंटायर जो होता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगा। इंटायर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मिलता हो, मीन्स अगर प्रॉपर्टी इफ पर प्रॉपर्टी, यहाँ पे पर प्रॉपर्टी की बात हो रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी की बात है। अगर एसडीवी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, मीन्स कुछ ना कुछ आपने कंसिडरेशन पे किया है लेकिन एडिक्वेट नहीं है, तो इस केस में अगर इफ पर प्रॉपर्टी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस जो आपने कंसिडरेशन पे किया है, इसका डिफरेंसेस जो है 50,000 से ज़्यादा है, डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा है। और यहाँ दूसरा कंडीशन भी देखना पड़ेगा आपको, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, मीन्स जितना आपने कंसिडरेशन पे किया था, जितना जो एडिक्वेट कंसिडरेशन है उसका 110% से भी ज़्यादा का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है। मीन्स उस प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपने जो कंसिडरेशन पे किया है उसका 110% से ज़्यादा है, मीन्स स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% जो आपने कंसिडरेशन पे किया है उससे ज़्यादा है, तो उस केस में दो चीज़ें देखनी पड़ेगी इस केस में। तो ये डिफरेंस जो होगा, देन डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और जो कंसिडरेशन पे किया है वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो यहाँ दो चीज़ देखनी है इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में, पहले एक तो विदाउट कंसिडरेशन, दूसरा इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन सिंपल, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पर प्रॉपर्टी की बात है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ग्रेटर 50,000 है, कुछ भी नहीं दिया आपने, तो इंटायर एसडीवी टैक्सेबल हो जाएगा। अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है तो इस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है प्रॉपर्टी की माइनस कंसिडरेशन, इन दोनों का डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए, एक तो ये कंडीशन, और दूसरा कंडीशन कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है उस प्रॉपर्टी की वो 110% जो आपने कंसिडरेशन पे किया उसका 110% से ज़्यादा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो इस केस में जो डिफरेंस होगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का और जो कंसिडरेशन पे किया है वो डिफरेंस टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इसके बाद देखते हैं, अब हम मूव करते हैं MRI DHU TLAI TC की तरफ, जो कि सेक्शन 56 to 10 एप्लीकेबल नहीं होता है और ये टैक्सेबल नहीं होता है। तो MRI DHU TLAI TC क्या है, अब हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं। M मीन्स क्या होता है, M मीन्स ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज पे गिफ्ट मिला हो। M मीन्स मैरिज के ओकेजन पर गिफ्ट मिला हो। I मीन्स अंडर विल और वे ऑफ इनहेरिटेंस में मिला हो। H इनहेरिटेंस में मिला हो। I फॉर इनहेरिटेंस में गिफ्ट मिला हो। H फ्रॉम एनी हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूट से मिला हो, इंस्टीट्यूट से, हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूट से मिला हो। U फॉर यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मिला हो। T फॉर फ्रॉम और बाय एनी ट्रस्ट से या ट्रस्ट को जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12AA या 12AB में उससे मिला या उसको मिला हो। LA मीन्स फ्रॉम अ लोकल अथॉरिटी से मिला हो। I फ्रॉम एन इंडिविजुअल बाय अ ट्रस्ट, इंडिविजुअल से मिला हो ट्रस्ट के द्वारा, जो क्रिएट किया गया है सोलिली फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल के रिलेटिव के द्वारा, इंडिविजुअल के रिलेटिव के बेनिफिट के लिए ट्रस्ट क्रिएट किया गया उसके द्वारा मिला हो।
इंडिविजुअल से, तो उससे ये भी टैक्सेबल नहीं होता है। इसके बाद टी फॉर ट्रस्ट, मीन्स बाय एनी फंड, ट्रस्ट या हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से मिला हो, उसके द्वारा मिला हो। और इसके बाद सी मीन्स बाय वे ऑफ ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर अंडर क्लॉज 1 और क्लॉज 4, क्लॉज 5, क्लॉज 6 और क्लॉज 6A और क्लॉज 6AA और क्लॉज 6B और क्लॉज 6C और क्लॉज 6CA और क्लॉज 6CB, क्लॉज 6D और क्लॉज 7 और क्लॉज 7AC और क्लॉज 7AD, क्लॉज 7AE और क्लॉज 7AF ऑफ सेक्शन 47। सेक्शन 47 में बहुत सारे ट्रांजेक्शन है जिसे ट्रांसफ़र नहीं माना जाता। उसके क्लॉज के बारे में बता रहा है कि अगर वहाँ से मिला हो बाय वे ऑफ ट्रांजेक्शन, ये सारे ट्रांजेक्शन हो, तो इनसे भी जो भी चीज़ होती है, जो भी गिफ्ट वगैरह मिलती हैं, तो ये भी टैक्सेबल नहीं होता है। इसके अलावा ओ मीन्स फ्रॉम सच क्लास ऑफ पर्सन एंड सब्जेक्ट टू कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब, मीन्स इसके अलावा जो भी कंडीशन प्रेस्क्राइब हो उसकी बात कर रहा है। तो ये इतने आइटम जो है हमने पढ़ा, ये अभी मैंने बताया था आपको सेक्शन 56 टू 10 इस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। और इनसे जो भी चीज़ें मिलती हैं, वो जो भी एसेट्स या गिफ्ट मिलती है, तो ये इस केस में टैक्सेबल नहीं होता है, इस केस में टैक्सेबल नहीं होता। और ये सेक्शन 56 टू 10 एप्लीकेबल नहीं होता है। जब सेक्शन 56 टू 10 एप्लीकेबल नहीं होगा तो ये टैक्सेबल भी नहीं होता है। हमने देखा मूवेबल प्रॉपर्टी में ये 8 आइटम्स थे, 8 प्रॉपर्टी थी, मूवेबल आइटम की बात हो रही है। इसके अलावा अगर इसके अलावा कोई मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इसके अलावा कोई मूवेबल प्रॉपर्टी हो, तो उस केस में 56 टू 10 एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे अगर आपके पास कार हो, आईफोन हो, टीवी हो, फर्नीचर हो, रिस्ट वॉच हो, ये टैक्सेबल नहीं होता, ये टैक्सेबल नहीं होता अगर इसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा भी हो। इसलिए चूँकि ये प्रॉपर्टी ये मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती है। ये प्रॉपर्टी तो है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती है। सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी में ये 8 आइटम्स को लिया जाता है: शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर्स, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन। ये 8, इसे बस इसी 8 को मूवेबल प्रॉपर्टी में लिया जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास कार हो, आईफोन हो, फर्नीचर हो, रिस्ट वॉच हो, इस तरह के हो, तो ये टैक्सेबल नहीं होता है। अगर इसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा की भी हो, आपने गिफ्ट दे दिया हो, विदाउट कंसिडरेशन किसी को दिया हो, तो ये तब भी ये एप्लीकेबल नहीं, टैक्सेबल नहीं होगा। 56 टू 10 एप्लीकेबल नहीं होगा इस केस में। इसके अलावा आपको देखना है, हमने अभी बात किया था रिलेटिव्स, इससे पहले हमने रिलेटिव की बात करी थी। उस केस में, रिलेटिव के केस में टैक्सेबल नहीं होता है, हमने किया था अभी इससे पहले। तो रिलेटिव्स का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ रिलेटिव क्या है, मीनिंग ऑफ रिलेटिव क्या है, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा इंडिविजुअल के लिए। सबसे पहले रिलेटिव मीन्स रिलेटिव इन केस ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में कौन कौन से रिलेटिव होंगे? इंडिविजुअल का रिलेटिव, इंडिविजुअल एसएससी, उसका स्पाउस, ये रिलेटिव होंगे इसके लिए। इंडिविजुअल एसएससी, उसका स्पाउस। इंडिविजुअल का मदर फादर का लीनियल असेंडेंट एंड स्पाउस। इसी तरह मदर फादर का ब्रदर एंड स्पाउस, मदर फादर का सिस्टर एंड स्पाउस, इंडिविजुअल का ब्रदर स्पाउस, इंडिविजुअल का सिस्टर स्पाउस। इसके अलावा इंडिविजुअल का लीनियल डिसेंडेंट। इसके बाद स्पाउस का लीनियल डिसेंडेंट, स्पाउस का ब्रदर एंड स्पाउस, स्पाउस का सिस्टर एंड स्पाउस, स्पाउस का मदर एंड फादर का स्पाउस के मदर फादर का लीनियल असेंडेंट एंड स्पाउस। ये इंडिविजुअल का रिलेटिव्स हैं, ये सारे इंडिविजुअल के रिलेटिव्स हैं। इसके अलावा अगर रिलेटिव की बात करें तो इन केस ऑफ एचयूएफ के केस में रिलेटिव कौन है? एचयूएफ के केस में जो एचयूएफ का मेंबर जो होता है, एचयूएफ का मेंबर, ये एचयूएफ के रिलेटिव हैं। इसके अलावा ये नोट आपको ध्यान रखना है कि अगर असेसी सेटिस्फाइड ना हो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की प्रॉपर्टी से सेटिस्फाइड ना हो, तो ये देन हिज केस में बी रेफर टू वैल्यूएशन ऑफिसर, तो वो अपने केस को रेफर करवा सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर को। ये बताता है सेक्शन 50C बताता है, ये नोट ध्यान रखना आपको। इसके बाद नेक्स्ट नोट ये है, अगर सेक्शन 56 टू 10 की बात करें
तो हमने पहले पढ़ा, अभी इससे पहले पढ़ा सेक्शन 56 to 10 किस पे एप्लीकेबल होगा, किस पे नहीं होगा। तो उस केस में एप्लीकेबल 56 to 10 उसी पे होगा अगर 56 to 10 एप्लीकेबल होगा ओनली इफ प्रॉपर्टी जो है इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल एसेट्स। अगर प्रॉपर्टी कैपिटल नेचर का हो तभी 56 to 10 एप्लीकेबल होता है। अगर प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड हो, तो उस केस में 56 to 10 एप्लीकेबल नहीं होता है। मीन्स 56 to 10 एप्लीकेबल तभी होगा अगर वो नेचर जो है प्रॉपर्टी का कैपिटल एसेट्स है। जैसे मैंने अभी मूवेबल की बात किया था, इमूवेबल की बात किया था, वो कैपिटल नेचर का होना चाहिए। जो मूवेबल प्रॉपर्टी में बात कर रहे थे 8 आइटम्स जो आ रहे थे, बस उसी 8 को लेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी केस में, उसी 8 को कैपिटल नेचर माना जाता है। इसके अलावा जितने भी हैं कार वगैरह ये कैपिटल नहीं माना जाता है और उन चीज़ों को 56 to 10 में नहीं लेंगे। और इमूवेबल के केस में भी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भी 56 to 10 एप्लीकेबल होगा, लेकिन कैपिटल नेचर की होनी चाहिए, स्टॉक इन ट्रेड नहीं होना चाहिए। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब ये यहाँ पे ये है, स्टॉक इन ट्रेड सपोज आप बिल्डर हो, बिजनेस ही आपका बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग सेलिंग का हो, सेल का हो, बिजनेस ही सेल परचेस का हो, तो उस केस में आपके लिए लैंड क्या हुआ, स्टॉक इन ट्रेड। इस केस में 56 to 10 एप्लीकेबल नहीं होगा। 56 to 10 के लिए आपको कैपिटल एसेट्स होना जरूरी है। इसके अलावा नेक्स्ट नोट हम देखते हैं। नेक्स्ट नोट ये है, सेक्शन 49(4) बताता है इफ एनी पर्सन रिसीविंग एनी एसेट एज गिफ्ट और अक्वायर फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर कोई भी पर्सन एसेट्स या गिफ्ट अक्वायर करता हो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में, तो उस केस में और ही ऑलरेडी असीज्ड अंडर सेक्शन 56 to 10 मीन्स जिस पे ऑलरेडी 56 to 10 अप्लाई हो चुका हो उस FMV SDV पे, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उस एसेट का क्या माना जाएगा, इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर टैक्सेबल हो जाता है ये, अगर 56 to 10 एप्लीकेबल हो जाता है, उस केस में 56 to 10 एप्लीकेबल हो जाता है। अगर कोई पर्सन एसेट्स गिफ्ट अक्वायर करता है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे और उस एसेट पे 56 to 10 के अकॉर्डिंग टैक्सेबल हो जाता है, तो उस केस में उस एसेट्स का फेयर मार्केट वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही उसका कॉस्ट माना जाएगा, और उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग, उस एसेट्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग कब माना जाएगा, उस एसेट्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ऑनर का नहीं लिया जाएगा। जिस ईयर में टैक्सेबल होगा, जिस ईयर में टैक्सेबल हो रहा है 56 to 10 में, उस पीरियड से पीरियड ऑफ होल्डिंग लिया जाएगा। नेक्स्ट नोट ये है कि अगर सेक्शन 56 to 10 एप्लीकेबल होगा अगर ये गिफ्ट या मनी आउटसाइड इंडिया रिसीव किया जा रहा हो, अगर कोई गिफ्ट और मनी मेड आउटसाइड इंडिया बाय रेजिडेंट पर्सन टू नॉन रेजिडेंट, अगर कोई रेजिडेंट पर्सन के द्वारा किसी नॉन रेजिडेंट को गिफ्ट या मनी दिया जा रहा है, तो उस केस में भी 56 to 10 एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।